हेलो एंड वेलकम जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी ट्री 2.0 का तैयारी कर रहे हैं, चाहे एग्जाम देने वाले हैं, साथ ही साथ बीएसएससी पुलिस दरोगा चाहे किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो मैं 40 नंबर का टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा हूँ हर सब्जेक्ट से, चाहे हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो या इकोनॉमिक्स हो या पर्यावरण और साइंस को हो, सबके लिए उपयोगी है ये। ठीक है। और खासकर जो आप अगर टीचर का एग्जाम दे रहे हैं तो अगर आपका अर्थशास्त्र है तो उसमें तो उपयोगी रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ जो 40 नंबर का आपका कॉमन पेपर होगा उसमें भी जो है, अगर आप जो है 40 नंबर का टेस्ट सीरीज लगाते हैं 40 क्वेश्चन का जो मैं सब्जेक्ट का करवा रहा हूँ, तो उसमें भी उपयोगी रहेगा। ठीक है, तो अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, बाकी जो जुड़े हुए दोस्तों उसमें शेयर करते रहिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आप लोग का लाइक बहुत कम रहता है और आपका एक लाइक हमारा उत्साह बढ़ाता है वीडियो बनाने के लिए, आपके लिए जितना अच्छा से अच्छा जो है कंटेंट लेकर आ सकूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, टेस्ट सीरीज नंबर 5 का जो है आपका जो अर्थशास्त्र वाला पार्ट है, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, कुछ क्षेत्रों को जो है सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजी निवेश के लिए सुरक्षित रखना। ये जो आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो है लक्षण नहीं है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, तो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का जो है कंबाइंड जो है इसमें जो अधिकार होता है। ठीक है, दोनों क्षेत्रों में निवेश होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या क्या कर दिया गया कि कुछ क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्रों को पूंजी निवेश के लिए सुरक्षित रखना, तो ये जो है गलत हो जाएगा। चलिए, आगे कह रहा है कि विकासशील देश वह है जिसमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, वर्तमान मूल्यों पर बढ़ता हुआ जीएनपी हो। जीएनपी, ठीक है, वर्तमान मूल्यों पर बढ़ता हुआ क्या हो, तो जीएनपी हो। ठीक है, जीएनपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, विकासशील देश का मतलब पहले समझिए। देखिए, दो प्रकार के देश है पूरे, हालांकि कहिएगा तो तीन देश है, तीन प्रकार के देश है। एक है विकासशील देश। ठीक है, विकासशील देश का मतलब ऐसा देश जो अभी जो है फुली डेवलप्ड नहीं हुआ है, पूरा विकसित नहीं हुआ है, बस विकास कर रहा है। जैसे आप देखते हुए गांव में तीन प्रकार के आदमी रहते होंगे। एक ऐसा तबका रहता होगा जो जिसका ज़िंदगी जो है बिना कमाए एक दिन भी नहीं खा सकता है, कि शाम को दिन भर कमा के लाएगा तभी शाम में खाता है, तो वो जगह गरीब लोग, अब पुअर लोग की श्रेणी में आ जाता है। दूसरा ऐसा होता है जो जिसके घर में मान के चलिए 1-2 बीघा उसका खेत है, 5 आदमी का सदस्य है और मान के चलिए एक छोटा-मोटा जो है दुकान है, नहीं तो एक छोटा-मोटा नौकरी है, तो वो सब क्या होगा? विकासशील हो गया। और विकसित का मतलब जिसके घर में ऑलरेडी 3-4 गो नौकरी है, 10 बीघा 15 बीघा ज़मीन है, जायदाद है, गहना है, सोना है, चांदी है, सब है उसके पास। ठीक है, शहर में मकान है, ठीक है, लॉज है, ठीक है, मतलब शादी हॉल है, मैरिज हॉल है, तो वो सब आदमी क्या हो गया? विकसित हो गया। तो समझ में आ गया होगा। तो भारत क्या है हम लोग, तो भारत विकासशील है। ऐसा है समझिए कि 2-3 बीघा खेत है, एक तरीके से समझने के लिए बता रहा हूँ, ज़्यादा दिल पर नहीं लीजिएगा। विकासशील का मतलब जो डेवलप्ड नहीं हुआ, बस डेवलप करने के लिए बढ़ रहा है। ठीक है, बीच फेज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विकास का अर्थ है आर्थिक वृद्धि और सामाजिक परिवर्तन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अहस्तक्षेप लेसेज फेयर की नीति किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का अंग है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का हो जाएगा। देखिए, दुनिया में 3 प्रकार का अर्थव्यवस्था चल रहा है अभी। एक वो होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो कि अमेरिका वगैरह जो है डेवलप्ड कंट्री अपनाए हुआ है, विकसित कंट्री। एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था जो हम लोग जैसा विकासशील देश जो है भारत जैसा देश जो है अपनाया हुआ है। और तीसरा क्या होता है? समाजवाद अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है रूस जैसे कंट्री में, जहाँ पे जो है आपका सरकारी क्षेत्र का जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। ठीक है, पूंजीवादी में प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा वर्चस्व होता है और मिश्रित जो अर्थव्यवस्था होता है उसमें प्राइवेट और जो है सरकारी दोनों मिलकर काम करते हैं। चलिए, आगे कह रहा है कि मुद्रा के सापेक्ष गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, यह मुद्रास्फीति को रोकता है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है जो है मुद्रा का वैल्यू जो है गिर जाना एक तरीके से, अवमूल्यन कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि भारत में मोनो रेल चलाने वाला शहर कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, मुंबई हो जाएगा।
2014 में जो है मुंबई में प्रथम जो है मोनो रेल चला था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा 2014 में। आगे कह रहा है कि सरकार किसको प्रोत्साहन देने के लिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निर्यात को। देखिए मुद्रा का अवमूल्यन करने का मतलब होता है मुद्रा का वैल्यू, पैसा का वैल्यू गिराना है, वर्ल्ड जो है लेवल पर जो भी चल रहा है करेंसी उसके हिसाब से। तो हम लोग तो डॉलर के हिसाब से कंपेरिजन करते हैं। तो देखिए कोई चीज़ मान के चलिए मुद्रा का वैल्यू गिराइएगा तो क्या होगा कि दूसरे देश वाला जो है यहाँ पे क्या करेगा, हमारे चीज़ को लेना चाहेगा क्योंकि उसको सस्ता में मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए जो है निर्यात को बढ़ाने के लिए मुद्रा का जो है अवमूल्यन किया जाता है। आगे कह रहा है कि घाटे की वित्त व्यवस्था, ठीक है, जो है डेफिसिट फाइनेंसिंग एक साधन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजकोषीय नीति का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। और इसकी स्थापना भी पूछा जाता है अक्सर, क्या कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था, ठीक है। इसको जो है एनडीसी बोलते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल शॉर्ट फॉर्म में। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग का भी अध्यक्ष क्या होता है, प्रधानमंत्री ही होता है। आगे कह रहा है कि रुपए की परिवर्तनीयता का मतलब क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं में या इसके विपरीत रुपए का परिवर्तन कर देना। जैसे रुपया को आप जो डॉलर में चेंज कर दीजिए, चाहे रुपया को आप जाइए नेपाली करेंसी में चेंज कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, रुपये का परिवर्तनीयता हो जाता है। चलिए आगे कह रहा है कि भारत में गन्ना की खेती एक उदाहरण है किसका, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रोपण कृषि का। गन्ना की खेती आपको पता होगा, गन्ना को जो है जहाँ डांठ लगा होता है ना, जैसे ये गन्ना हो गया, आपको दिखा दे, यहाँ पे आपको देखिएगा गन्ना का डांठ होता है, यहाँ पे डांठ होता है, यहाँ पे डांठ होता है। तो क्या करता है जो किसान होता है इसके बीच में से काटता है, फिर ऐसे काटता है और इसको जो है जड़ में रोपता है, ठीक है। ऐसे ही खेती होता है उसका गन्ना का। आगे कह रहा है कि भारत में जो आर्थिक नियोजन का स्वरूप है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। विकेंद्रीकृत है, निर्देशात्मक भी है, समाजवाद एवं पूंजीवादी तत्वों का समन्वय भी है। आगे कह रहा है कि विनिवेश होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सरकार के शेयर निजी कंपनियों को बेचना, ठीक है। विनिवेश का मतलब क्या होता है, सरकार के शेयर निजी कंपनियों को बेचना, ठीक है। मतलब जो सरकार का अपना शेयर है उसको निजी कंपनी में अगर बेच देते तो उसको क्या बोलते हैं, विनिवेश बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पूरा चैप्टर ही जो है टेस्ट सीरीज ही बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। 40 जो क्वेश्चन का करवा रहा हो तो इसको जरूर कीजिएगा। तो ग्रीन बैंकिंग का मतलब क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बैंकों के द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्त दिया जाना। मतलब अगर जो है बैंक अगर पेड़ पौधा लगाने के लिए या कोई भी अच्छा काम करने के लिए जो है इन्वायरमेंट के क्षेत्र में अगर पैसा देती है तो वो जो है ग्रीन बैंकिंग कहलाता है। साथ ही साथ मैं दोस्तों आप लोग को बताना चाहूँगा कि आप लोग का क्लास 9th-10th का सोशल साइंस और साइंस का PDF तैयार है, हिंदी का PDF तैयार है। आप जो है इस नंबर पे 8375 82 18 0 नंबर जो है 8375 82 18 05 पे जो है मैसेज करके PDF ले सकते हैं। हालांकि कमेंट बॉक्स में भी नंबर दे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, चैनल के अबाउट सेक्शन में भी है। आप जो है कृपया करके मैसेज कीजिएगा, वहाँ पे आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा और जो है PDF मिल जाएगा। मात्र 100 रुपये है एक सब्जेक्ट का, ठीक है। उसमें थ्योरी MCQ सब मिलेगा आपको और जो आपका सिलेबस है उसके हिसाब से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यवसाय की जोखिम को वहन करने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साहसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उद्यमी या साहसी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, व्यवसाय की जोखिम और अनिश्चितता को वहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि के क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छिपी हुई बेरोजगारी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत पूछा जाता है, इसको VVI मार्क्स कर लीजिएगा। देखिए छिपी हुई बेरोजगारी इसको क्यों मापा जाता है, क्योंकि जब गांव में जाइएगा जो किसान वगैरह होंगे वो जो है दिन भर आपको काम करते हुए दिखेंगे, लेकिन फिर भी जब जब उपज होता है तो उसके बाद जो उनके जो है तंगी हालत जो है खराब ही रहता है, क्योंकि आपको दिखता नहीं है लेकिन वो फिर भी जो है लाख काम करने के बाद भी बेरोजगार ही रह जाते हैं। हालांकि दूसरा एक और कारण है कि खेती तो आपको पता होगा, रोपनी वगैरह जो है चाहे कटाई वगैरह एक लिमिटेड टाइम में भी होता है, तो उस समय तो रोजगार मिल जाता है, बाकी समय जो लोग बेरोजगार ही रहता है, तो इसलिए उसको छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं। इसमें दिखता नहीं है लेकिन आदमी बेरोजगार ही रहता है। चलिए आगे कह रहा है कि बेरोजगारी का क्या दुष्प्रभाव होता है, मतलब गलत इफेक्ट क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। निर्धनता, निम्न जीवन स्तर होना चाहिए, शिक्षा में स्वास्थ्य में गिरावट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में जो है किस प्रकार की बेरोजगारी जो है अधिक उग्र है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अदृश्य बेरोजगारी। ऐसी बेरोजगारी जो दिख तो नहीं रही है लेकिन बहुत ज़्यादा जो है, जैसे पता है कि बिहार जो है कृषि प्रधान जो है राज्य है, तो कृषि के क्षेत्र में क्या होता है, तो अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी इसको बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अदृश्य या इसी को छिपी हुई बोला जाता है या प्रच्छन्न बोला जाता है। ठीक है, हिंदी का शुद्ध वर्ड है, इसको जो प्रच्छन्न ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। आगे कह रहा है कि बिहार के किस जिले की जनसंख्या जो है सबसे कम है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शेखपुरा का है। ठीक है, मुंगेर जिला से बढ़कर ये जिला अलग हुआ है, और सीवर भी हालांकि छोटा जिला है। ठीक है, लेकिन ये जो है सीतामढ़ी से बढ़ के अलग हुआ है। आगे कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1106 जो है प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर जो है लंबाई चौड़ाई में अगर देखिएगा तो 1106 आदमी रहता है। आगे कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर जो है कितनी है, मतलब कि पुरुष जो है कितना पढ़ा लिखा है भारत में, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 82% है। ठीक है, 82.114 है। हालांकि जो है अगर देखिएगा तो बिहार का ओवरऑल देखिएगा 2011 के हिसाब से तो 61.8% है साक्षरता। आपको बिहार का भी जानकारी रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मानव विकास का जो आधारभूत सूचक क्या है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्या होगा बताइए, आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। औसत आयु एवं साक्षरता दर, जन्म एवं मृत्यु दर और प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की मूल जो आर्थिक समस्या क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गरीबी और बेरोजगारी दोनों जो है आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या का मतलब होता है धन दौलत से जो संबंधित जो दिक्कत हो। आगे कह रहा है कि हमारे देश की कितनी जनसंख्या जो है गरीबी से पीड़ित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1/4। अभी हाल ही में जो है हंगर इंडेक्स आया था। ठीक है, विश्व लेवल पर जारी होता है, बहुत सारे देश रहता है इसमें, जो गरीब का जो सूची जारी होता है। हमारा देश जो है भारत, ठीक है, पाकिस्तान और जो है बांग्लादेश से भी खराब स्थिति में आया है। ठीक है, रैंकिंग में। तो हम लोग कितना भी जो है डाटा छुपा ले, जो चीज़ सच्चाई होता है छिप नहीं पाता है। ठीक है, तो हमारे देश में गरीबी भी बहुत जो है बड़ा जो है, क्या कह सकते हैं, पिछड़ापन का कारण है, और गरीबी बहुत जो है सिस्टम के फॉल्ट के कारण भी होता है। चलिए, हालांकि जनसंख्या भी बहुत बड़ा कारण है गरीबी का। आगे कह रहा है कि भारत में गरीबी के प्रमुख सूचक क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आय का निम्न स्तर, मतलब आमदनी बहुत कम है, उपभोग का निम्न स्तर। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारत में शहरी निर्धनों की तुलना में ग्रामीण निर्धनों की संख्या है क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अधिक। मतलब निर्धन का मतलब गरीब होता है, मतलब गांव में ज़्यादा लोग गरीब हैं देन कंपेयर टू क्या, शहर के। नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में स्वास्थ्य सेवा में क्या हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अपेक्षाकृत जो है धीमी गति से सुधार हुआ है। और यही कारण है कि आपको जो है कोरोना के समय में भारत का जो है मेडिकल सिस्टम जो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया था। सबको पता होगा वेंटिलेटर तक नहीं मिल रहा था यहाँ पे। वेंटिलेटर भी बनाया था कौन, IIT का इंजीनियरिंग का लौंडा सब जो है लड़का लोग बनाया था, तो जाके डॉक्टरी जो है सफल हुआ। ठीक है, नहीं तो मास्क लगा के ये लोग जो है केवल प्राइवेट में जो है डकैती करता है डॉक्टर लोग। हालांकि बोलना नहीं चाहिए, सब डॉक्टर ऐसा नहीं है, लेकिन बिहार यूपी में कुछ ज़्यादा ही डॉक्टर का लेवल गिरा हुआ है। जाएगा तो सबसे पहले रहेगा कि किसी तरीके से इसका जो है हर चीज़ इससे ले लिया जाए पहले, इलाज से पहले। हालांकि सरकारी में अभी भी जो है बहुत बढ़िया सुविधा है, लेकिन बात ये है कि सरकारी में इतना भीड़ होता है कि अगर आपका सीरियस प्रॉब्लम है तो आपको प्राइवेट में जाना ही पड़ेगा, और प्राइवेट में जाने का मतलब है कि आपको जो है बढ़िया से जो है काट लिया जाएगा। आगे कह रहा है कि देश में कितने प्रतिशत लोगों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लगभग 20% लोगों को। 20% लोग ही जो है सार्वजनिक जो है स्वास्थ्य सुविधा का उपलब्ध करवा, मतलब ले पाते हैं। जैसे कोई भी मेडिकल सेक्टर का जो भी कोई भी स्कीम आता है तो मात्र 20% लोगों को मिलता है, बाकी पता होगा आपको कि ऊपर से ऊपर रह जाता है। आगे कह रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करना किसका दायित्व है, मतलब किसका जिम्मेवारी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरकार का। बेसिक लेवल का जो है आपको मेडिकल सिस्टम मिलना चाहिए, ये जो है सरकार की जिम्मेदारी है। बेसिक लेवल का एजुकेशन, ठीक है, अच्छा जल, अच्छा जो है पानी, जल, बिजली, ये सब जो है सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हर नागरिक को प्रोवाइड करे, जो भी भारत का नागरिक जो भारत में जन्म लिया हो। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2005 में किया गया था। यूपीए की सरकार थी उस समय, कांग्रेस की। आगे कह रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत कब किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, 1952 में।
2 अक्टूबर 1952 को गांधी जी के जन्म पे हुआ था। आगे कह रहा है कि विकसित देशों के कार्यबल का अधिकांश भाग जो है कार्यरत रहता है किस क्षेत्र में? मतलब कह रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्री है जैसे अमेरिका वगैरह है, तो उसका जो मैक्सिमम जनसंख्या कहाँ पे जो है इन्वॉल्व रहता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सर्विस सेक्टर में, सेवा क्षेत्र में रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, सेवाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है किसमें? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। जैसे परिवहन सेवाओं द्वारा, संचार सेवाओं द्वारा, वाणिज्य सेवाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में जो है भारत जो है हालांकि बहुत ज़्यादा विकास किया। और आपको पता होगा सिलिकॉन घाटी जो है भारत के किस शहर को बोला जाता है? तो बेंगलुरु को बोला जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियाँ वहाँ पे है। साथ ही साथ मैं दोस्तों आप लोग को बताना चाहूँगा कि जो भी साथी 9th 10th का आप सोशल साइंस का पीडीएफ लेना चाहते हैं हिंदी का, आप लोग का कंप्लीट है। क्लास 6 टू 8 में नया एनसीईआरटी का जो है आपका साइंस का कंप्लीट हो चुका है, और ज्योग्राफी जो हिस्ट्री का कंप्लीट है, बहुत जल्दी पॉलिटी का भी कंप्लीट हो जाएगा। 11 12 में आपका सोशल साइंस का पीडीएफ कंप्लीट है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स का। तो आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नंबर दिया गया, उस पर मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप से आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा और वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। और अपना तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको पता होगा इस बार जो है कंपटीशन इस बार ठीक ठाक रहना है, क्योंकि 3 से 3.5 लाख जो है स्टेट लड़के पास किए हैं, तो वो तो आपके कंपटीशन के रडार में है ही। साथ ही साथ जो है बीटेट वाले लड़के होंगे, तो 5-7 लाख लड़कों के बीच में कंपटीशन है। अगर आप सीरियस नहीं है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि M1 में शामिल है क्या? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी हो जाएगा। जनता के पास की कुल करेंसी की मात्रा जो है M1 में आता है। सभी वर्ग के नोट एवं सिक्के, बैंक में जो है मांग जमा राशि तथा भारतीय रिजर्व बैंक में अन्य जमा राशि, ये सब क्या है? तो M1 सेक्टर के अंतर्गत ही आता है। भारत में क्या, देखिए इसको मैं थोड़ा बहुत समझा दूँ तो भारत में जो है मुद्रा तरलता को 4 भाग में बांटा गया है, M1, M2, M3 और M4। उसी में से M1 एक है जिसमें के अंतर्गत ये सभी आता है। चलिए जैसे आगे आएगा डिटेल में मैं बता दूंगा। आगे कह रहा है कि लेन देन उद्देश्य एवं सुरक्षा उद्देश्य से की गई मुद्रा की मांग जो है निर्भर करती है किस पे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आय के स्तर पर। आगे कह रहा है कि सट्टेबाजी उद्देश्य से की गई मुद्रा की मांग निर्भर करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्याज दर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि और ये जो टेस्ट सीरीज नंबर जो है आपके अर्थशास्त्र के 5वां का जो है लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मुद्रा की मांग से अभिप्राय क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, लोगों द्वारा नकद के रूप में मुद्रा को जमा रखना। तो इसी के साथ जो है साथी आप लोग का जो अर्थशास्त्र का ये टेस्ट सीरीज नंबर 5 का जो है 40 क्वेश्चन का जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन का जो है सेट खत्म होता है। अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाए दोस्तों में, बाकी शेयर करते रहिए और लाइक दबा के कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। ये 40 क्वेश्चन को कोई भी आदमी नहीं पूरे यूट्यूब पे होगा जो 20-22 मिनट में बताता होगा। इसको मैं 10 मिनट में भी करवा सकता हूँ, ठीक है, रीडिंग दे के आंसर बोल के, लेकिन नहीं, फिर भी मैं डिस्क्राइब करता हूँ ताकि आप लोग के दिमाग में टिके। क्योंकि आर्ट्स एक ऐसा चीज़ है, सोशल साइंस एक ऐसा चीज़, अगर आप उसको अच्छे से नहीं पढ़िएगा तो आज पढ़िएगा। कहावत है वो, हिस्ट्री ज्योग्राफी होते हैं बेवफा, दिन को पढ़ो और रात को हो जाए सफ़ा। उसके लिए जो रटता है, जो समझता है, उसके लिए नहीं है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप समझ के पढ़िए, आपको जो है वो भी चीज़ ध्यान में रहेगा। जो डाटा रटने वाला उसको बस रटिए, बाकी चीज़ को रिलेट कीजिए, मुद्दा से रिलेट कीजिए, वातावरण से रिलेट कीजिए, किसी तरह रिलेट करके याद रखिए ताकि याद रहे। तो चलिए साथी, लेते हैं विदा। दोस्तों में शेयर करते रहिए, लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।